जय हिंद दोस्तों। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंशों को पढ़ने के बाद और मौर्योत्तर काल के जो विदेशी आक्रमण है उनको पढ़ने के बाद अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा गुप्त काल है। इसके पहले हमने मौर्य काल पढ़ा है। काल का मतलब है कि किसी का जब जो शासन है वो लंबे समय तक आता है, ठीक है। समय नहीं, काल की बात कर रहे हैं। मतलब एक इरा था, एक युग था किसका? गुप्त काल का। जैसे आज एक युग चल रहा है मोदी का। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? नरेंद्र मोदी की। स्टेट्स में भी लगभग स्टेट्स में भाजपा शासित सरकारें ही हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक मोदी का दौर है, मोदी का युग है। ठीक वैसे ही गुप्त का एक युग रहा। इनके विषय में जो बात होती है ये कही जाती है कि जो ये गुप्त काल के शासक थे ये संभवतः जो कुषाण वंश के शासक हैं उनके सामंत रहे, और बाद में जब केंद्रीय सत्ता वसुदेव के समय पर जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो सबसे पहली चीज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संस्थापक, कि इसके संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक जिसका नाम आता है वो आता है श्री गुप्त का। गुप्त काल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्री गुप्त माने जाते हैं, ठीक। परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मौर्य पढ़ते हैं तो हम मौर्यों में भी तो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। श्रीगुप्त हुए, श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की। स्थापना के बाद श्रीगुप्त के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद शासन काल में आता है, और घटोत्कच के बाद जो आते हैं उनका नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इस वंश के शासक थे इनके गोत्र के बारे में, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का इस वंश के गोत्र के विषय में वो अलग अलग मत है। मत क्या क्या है हम इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला मत जो है, कुछ लोग जो गुप्त वंश के शासक हैं इनको क्षत्रिय मानते थे, और इसमें एक चौधरी साहब है, रायचंद चौधरी, जिनका ऐसा मानना है कि रायचंद चौधरी साहब है जो ये मानते थे कि ये ब्राह्मण है। रायचंद चौधरी थे जो ये मानते थे कि ये ब्राह्मण है। और एक गौरी शंकर ओझा है जो ये मानते हैं, गौरी शंकर ओझा का मत है कि ये क्या है? क्षत्रिय। परंतु जो अधिकांश विद्वान हैं वो गुप्त वंश को वैश्य मानते हैं, यानी कि बनिया। गुप्त वंश को वैश्य शासक मानते हैं, क्योंकि जो उस समय की स्मृतियां मिलती हैं उन स्मृतियों में जो वैश्य हैं उनके लिए गुप्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से सबसे ज्यादा मान्य ये है कि जो गुप्त काल के शासक थे वो मूलतः एक वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की। इसके पूर्ववर्ती राजा कौन कौन हुए? श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। श्रीगुप्त ने खुद को महाराज कहा था। श्रीगुप्त पहला व्यक्ति था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम जिसने खुद को महाराजाधिराज बोला, एक हाथ आगे। महाराजाधिराज मतलब जो राजा हैं उनके भी राजा, महाराजों के भी राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। एक से काम नहीं चला, और भी अभी इसमें कम है, इसके बाद तो और भयानक भयानक उपाधियां धारण की है। मतलब उसको देखने के बाद लगता है कि इनके सर पे पता नहीं वही क्राउन ही रखा जाता था या 2-3 कुंटल का वजन रख दिया जाता था। इतनी बड़ी बड़ी जो है उपाधियां लोगों ने धारण की है, ठीक है। तो इसने खुद को क्या कहा? इसने खुद को महाराजा धीराज कहा। इसके बाद इसने 319 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। 319 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ। 319 ईस्वी में हुआ, माफ कीजिएगा।
319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी 319 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो एक नए संवत की स्थापना हुई जिसकी हम बात करते हैं गुप्त संवत। अब ध्यान दीजिएगा, किसने स्थापना करवाई? चंद्रगुप्त ने। इसके पहले शक संवत किसने स्थापना करवाई? कनिष्क ने। उसके पहले चंद्रगुप्त ने किसकी स्थापना करवाई थी? जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस संवत की, उसकी विक्रमी संवत की स्थापना करवाई। ठीक, शक संवत भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो अब हम याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ना कि पूछा गया नहीं है। आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स में एक प्रश्न आए हैं एक आध दो बार, बाकी नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में, इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का यही इतना काम है। इसके बाद इसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास का एक ऐसा राजा जिसने इतने युद्ध जीते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसने अपने शासन काल में जितने समय तक शासन किया, अगर वर्ष के हिसाब से देखें तो प्रतिवर्ष एक से ज्यादा का एवरेज है इसके युद्ध जीतने का। इसने पहला ये शासक है जिसने जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो राज्य है उसको भी विजित किया था। इसने इसके अफगानिस्तान वाला शासन, अफगानिस्तान तक तो सब जीत जाते थे, उस तरफ कोई नहीं जाता था। ये वहां पर भी गया था, वहां के भी जो राजा थे वो इससे इन्फ्लुएंस थे और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। तो इसके बारे में जो जानने का प्रमुख स्रोत है वो प्रयाग का प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। इस लेख में इसने लिखवाया है कि इसने कुल कितने युद्ध लड़े हैं और कितने जीते हैं। तो किसके बाद हुआ है ये? चंद्रगुप्त के बाद, यानी इसका पिता कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक, अब हम सीधा सीधा पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम जो इसके सिक्कों पर मिलता है वो कभी कहीं कहीं पे कौच मिलता है। अभी हम एक बात और देखेंगे कि समुद्रगुप्त, जब चंद्रगुप्त मरा 374 ईस्वी में और समुद्रगुप्त का जो राज्याभिषेक हुआ है, समुद्रगुप्त का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 375 ईस्वी में हुआ है। यानी कि इसकी मृत्यु और इसके राज्याभिषेक के बीच में 1 वर्ष का समय है, जिससे हमको यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसको जीता था। ठीक है, इसके सिक्कों पर इसका नाम क्या मिलता है? कौच, यानी कि इसका एक और नाम क्या है? कौच। सबसे ज्यादा तरीके के सिक्के किसने चलवाए इतिहास में? समुद्रगुप्त ने। तो सिक्कों के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब जो मैंने नाम बताया ये इंपॉर्टेंट क्यों है कौच? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये कौच है ये समुद्रगुप्त का नाम है, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि ये इसका क्या था? भाई था। अब चूंकि दोनों, जो इस चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई और उसके जो इसका राज्याभिषेक हुआ उसके बीच में 1 वर्ष का समय है, इसीलिए ये माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1 वर्ष का समय अर्थात उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें समुद्रगुप्त विजयी हुआ और वो राजा बन गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब इसकी प्रमुख कार्य में हम विजय देखते हैं और इसकी जो विजय है इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला उत्तरी विजय, जो उत्तर पथ है उसका विजय। उत्तर पथ की विजय में इसने 12 राज्य जीते थे। कितने? 12 राज्य जीते थे और ये 2 बार में जीते थे, 1 बार में नहीं 2 बार में। पहली बार में इसने 9 राज्य जीते। ठीक, सॉरी, पहली बार में इसने 3 राज्य जीते और दूसरी बार में 9 राज्य जीते। अब अगला दक्षिण पथ की, जो दक्षिण पथ की विजय हुई है इसमें भी इसने 12 राज्य जीते, लेकिन इधर इसने जो राज्य जीते उसको अपने राज्य का अंश बना लिया। लेकिन जब दक्षिण पथ में इसने विजय की, जो 12 राज्यों को विजय की, तो विजय के बाद इसने उन राज्यों को, राजाओं को वापस कर दिया। यानी जो राज्य है उसको विजय के पश्चात वापस कर दिया। विजय के पश्चात क्या कर दिया? वापस कर दिया। कहा ऐसा है कि हम तुमको जीत गए हैं, हमने तुमको मारा है, जितना हमारा मन किया उतना हमने तुमको मारा है, अब
हम तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करना चाहते हैं, शासन तुम करो। नाम किसका? हमारा। तुम किसके दास रहोगे? हमारे। तो क्या किया उसने? उनको विजिट कर लिया। ये दक्षिण पथ की हो गई। अगला जो समुद्रगुप्त के बारे में आता है, जो विजय आती है इसने की है, वो आटाविक। आटाविक राज्य की विजय। अब ये जो आटाविक राज्य है ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर, यानी यहां से यहां तक जो राज्यों की सीमा आती थी वो कौन सी है? आटाविक राज्यों की सीमा आती है। ठीक है। आटाविक के बाद दो हो गया ना, उत्तरापथ दक्षिणापथ की विजय, आटाविक की विजय, 3, चौथा सीमावर्ती राज्य जो थे, सीमावर्ती राज्यों की विजय। अब जो सीमावर्ती राज्य हैं इसमें जो इसके सीमा के आसपास जितने राज्य आते थे उनकी विजय की और उनको बताया कि हम क्या हैं। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में विजय इतनी सारी की है कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा है। यानी कि अपने जीवन में कहीं पर भी कोई युद्ध इसने हारा ही नहीं। ठीक है। ये 4 हो गए। अगली जो विजय इसकी हुई कौन सी है? ड्वाक। ड्वाक का जो क्षेत्र माना जाता है ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि ये था कहां पे, लेकिन दक्षिण भारत में कोई क्षेत्र है जिसको ये माना जाता था कि ये ड्वाक का क्षेत्र है। ठीक है ना। और नेपाल की, नेपाल भी इसने विजय किया। अगला कर्तिपुर, जिसको आज करतारपुर कहते हैं, इसकी भी विजय किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। तो अगर हम देखें तो लगभग पूरे भारत पर इसने अकेले अपना परचम लहराया था, यानी इसके समकक्ष कोई राजा खड़ा ही नहीं हुआ उस समय। ठीक है। आगे अब जब हम बात करेंगे कि इसका विदेशी शक्तियों के साथ संबंध कैसा था, अब हम विदेशी शक्तियों के साथ संबंध, विदेशी थे कौन कौन? कुषाण। इसके समय का कुषाण कौन था? केदार कुषाण। ठीक। कुषाण के बाद शक, अंतिम शक शासक इसी के समय का था, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है। श्रीलंका यानी सिंघल, वो भी इसके कंट्रोल में था। श्रीलंका राजा कौन था? महेंद्र वर्मन। यह प्रश्न 2 बार आया है कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। ठीक। अब समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं 6 प्रकार के, इनकी हम चर्चा करेंगे। सिक्के कितने हैं? 6 प्रकार के। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो सबसे पहला जो सिक्का इसने चलवाया था वो गरुड़ प्रकार का। हालांकि गरुड़ इसका राज्य, जो गुप्त है इनका राज्य चिन्ह था क्या? गरुड़। ठीक। अगला धनुष प्रकार का। ठीक। गरुड़, धनुष या धनुर्धारी, धनुष मतलब धनुर्धारी, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। धनुर्धारी प्रकार। ठीक है। इसके बाद इसने परशु प्रकार के, परस प्रकार के सिक्के चलवाए, व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलवाए, अश्वमेघ प्रकार के और वीणा प्रकार। अकेले हैं जिसने वीणा प्रकार के सिक्के इसी ने चलवाए थे। गरुड़ प्रकार के सिक्कों में क्या है कि जो सामने का भाग है उसमें गरुड़ पताका सामने के भाग में लगी हुई है। धनुर्धारी प्रकार में सामने के भाग में जो राजा है वो धनुष लिए खड़ा है। ठीक। सामने के भाग में राजा क्या लिए खड़ा है? धनुष बाण। अगला सामने के भाग में राजा परशु लिए खड़ा हुआ है। परशुधारी, समुद्रगुप्त को परशुधारी बताया गया है इसमें।
व्याघ्र प्रकार, इसमें पर किससे, धनुष से किसका, धनुष से आखेट करते हुए दिखाया गया, किसका, व्याघ्र यानी शेर का वध करते दिखाया है। ठीक। अश्वमेध प्रकार में तो इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यह प्रश्न आया हुआ है, बता दे रहा हूं, इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसीलिए इसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अगला जो है वीणा, तो वीणा बजाते हुए इसका चित्र उसमें है, वीणा बजाते हुए इसका उसमें चित्र है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है ये किसका प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था। मतलब सिर्फ विजय ही नहीं की इसने, अपने जीवन में खूब अय्यासी भी की। ठीक है, तो चूंकि ये काबिल व्यक्ति है इसीलिए ये कर सकता है। अब आप अगर काबिल नहीं है, आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका काम ये नहीं है कि आप अपना जीवन भोग विलास में जिए। आपका काम है कि पहले संघर्ष करिए, संघर्ष करके राजा बनिए, अपने आप को सफल करिए, उसके बाद आप भी अय्यासी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको गुप्त वंश के अगले वीडियो में, जिसमें हम गुप्त वंश के बाकी शासकों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।